जय हिंद। देखिए, पीछे हम लोग लेक्चर 2 में यहां तक पढ़ चुके थे कि अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। दैट मीन्स उसमें निकल के आए थे कि जो अपवर्तनांक के लिए हम बात कर रहे थे, दो प्रकार के अपवर्तनांक निकल के आए थे। अपवर्तनांक कौन कौन से निकल के आए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बताए थे, हम लोग चर्चा किए थे कि पहला जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष किया जाता है और दूसरा जो होता है वो सापेक्ष। निरपेक्ष में अपवर्तनांक के लिए हम लोग पहला माध्यम दे रहे थे, कौन सा? निर्वात के लिए। जब चीजें फिक्स कर दी हो और हमेशा कंपैरिजन, केवल कंपैरिजन निर्वात से की जाए साहब, तो वहां पर कौन सा माध्यम बनेगा? तो दूसरा माध्यम के लिए अपवर्तनांक जब भी बात करेंगे तो ऐसा कहेंगे कि यह निरपेक्ष अपवर्तनांक है, क्योंकि वह सब चीजें कॉमन हो जाती हैं। वो निर्वात के लिए चीजें कॉमन हैं, जिस कारण से तुलना के लिए कोई विशेष चीज नहीं बच गई, इसीलिए उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन वहीं उसके विपरीत में ही हम लोग दोबारा पढ़े थे, कौन सा? सापेक्ष अपवर्तनांक। जब माध्यम अलग अलग होगा तो किसी के सापेक्ष दूसरे माध्यम में अगर तुलना करेंगे चाल की, तो उसे ही कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। आइए अब बात करते हैं। अच्छा, पीछे हम सब ये चीजें बता रहे हैं धीरे धीरे, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के कितने नियम हैं, अपवर्तनांक कितने प्रकार का है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग अपवर्तनांकों के बीच संबंध। देखिए, धीरे धीरे भले ही 10-15 मिनट की वीडियो है, 10-15 मिनट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये समझ जाइए कि ये कवर होता चला जाएगा। अगर 50, 60 भी, 70 भी कर लिया ना, तो इसके बाद ऑफलाइन में तुरंत चीजों को पढ़ा देंगे तो रिकवर हो जाएगा। क्योंकि आपने गलती की है। गलती क्या की है? गलती ये की है कि कोर्स इंटरमीडिएट स्तर है और आपने गलती ये की है कि लगभग अगस्त, कोई जुलाई से आ रहा है, कोई मई से आ रहा है, तो संभावित है कि कोर्स केवल खत्म किया जा सकता है। अगर उसे कहें कि सही तरीके से खत्म करना, तो संभव नहीं है, जिस कारण से कुछ माध्यम ऑनलाइन का दे रहे हैं और ऑफलाइन में पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 क्या? जिसमें सभी चीजें हम करंट के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें केवल लाइट के बारे में बात करेंगे। दो पार्टों में इंटरमीडिएट का स्तर भी बटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अब यहां समय व्यर्थ न करते हुए इस टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? लाइट से सारी चीजें चल रही हैं और चैप्टर कौन सा है? अपवर्तनांक। लेक्चर कौन सा है? 3। ऐसे ही मैं लिखता चला जाऊंगा, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, ऐसे ना तो मैं चैप्टर बता पाऊंगा कि ये कैसा है, ये कौन सा है, कितना है। हाँ, लिखता चला जाऊंगा कि ये इतना लेक्चर है, ठीक है। तो और समझने का भी प्रयास करो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो और अगर इस तरीके का अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे कि मुझे किस तरीके से पढ़ना है, तो निश्चित ही वो आपके लिए ही दुखदाई है। क्योंकि जो पढ़ाने वाला होता है, केवल उसका उद्देश्य होता है कि टीच करके निकल जाए, बाकी वो अगले दिन क्या ही पढ़ाया है वो भूल जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा हमारे टीचर भी जो ये बताते हुए कभी निकले हुए हैं कि देखिए, टीचर 70 में 70 हो सकता है कि पा जाए, लेकिन विद्यार्थी जरूर पा सकता है। विद्यार्थी पा सकता है, लेकिन टीचर 70 में 70 या 100 में 100 पा जाए, यह कहा जा सकता है, लेकिन पा नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि उसको पूरी तरह एक ही पॉइंट पर फोकस होना आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब बात करते हैं किसकी? अपवर्तनांकों के बीच संबंध। किसमें? सबसे पहला अब बात करेंगे अपवर्तनांकों के बीच संबंध। अपवर्तनांकों के बीच संबंध। सर, अभी आपने एक चीज बताया था, मैंने कहा पूछो क्या बताए थे? सर, आपने बताया था कि अपवर्तनांक दो होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से? बताया कि सर, आपने बताया था कि एक निरपेक्ष होता है, दूसरा सापेक्ष होता है। उसी के तरीके से बताओगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही। अब सही पॉइंट पे आए हो। बोले कैसा सर? निरपेक्ष वाला लोगे कि सापेक्ष वाला? मैंने कहा निरपेक्ष वाले के लिए तो कॉमन बन जाती, पहले ही बताए थे। सर, इसका मतलब बचा तो सापेक्ष वाला है। मैंने कहा बिल्कुल सही, सापेक्ष वाले से ही सब कुछ चीजें बताएंगे। अच्छा साहब, तो सापेक्ष वाले चीजों से क्या बताओगे सब? तो मैंने कहा यहां अपवर्तनांकों के बीच संबंध मान लेते हैं, यहां ये पृथक्कृत करने वाला, इसे कह देते हैं माध्यम 1 है। क्या कह देते हैं? इसे माध्यम 1 कह देते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर उसे माध्यम 1 कहे हो तो ये माध्यम क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण यहां AO आ रही है। मान लेते हैं यहां कोई प्रकाश की किरण AO आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? अगर याद हो 10-15 करोड़ साल पहले पढ़ाए थे। अरे नहीं, अभी पीछे ही वीडियो में बताए थे कि क्या बताए थे साहब? कि पृथक्कृत तल पर जिस बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अच्छा सर, ये तो याद है मुझे। मैंने कहा बिल्कुल सही, याद होनी ही चाहिए। अच्छा साहब, तो अगर ये आ रही है तो ऐसे जाना चाहिए था। बार बार बता रहे हैं ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसी चली गई। अब कईयों के दिमाग में आएगा,
सर कैसे जान पाते हो आप कि ऐसे ही चली जाएगी, यूं क्यों नहीं गई? अभी पीछे तो बताए थे आप ऐसे भी चली जाती है। अरे भाई साहब, बात यह है कि माध्यम भले ही हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मैं बता सकता हूं अगर ऐसा कहीं चित्र बना है अपवर्तन के लिए तो निश्चित ही विद्यार्थियों को तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि यह पहला माध्यम सघन होगा और दूसरा तब क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। सर वही तो पूछ रहे हैं कि सघन कैसे हो जाएगा। मैंने कहा कि एक चीज बताए थे, जब भी सघन से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो निश्चित ही वह अभिलंब से दूर हटेगी, निश्चित ही अभिलंब से दूर हटेगी। अच्छा, तो यहां बताए थे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा अभिलंब तथा अपवर्तित बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे कोण आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां लिखोगे, क्या लिखोगे, माना, अच्छा ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है बोर्ड के एग्जाम में, वरना कोई टीचर पूरा गलत काट सकता है। वो तो संभावित है कि हृदय वाला व्यक्ति है, टीचर है, तो संभावना ये होती है कि दे दे नंबर, लेकिन ये माना जाता है कि अगर ये सब चीजें नहीं लिखी हो, मेंशन नहीं की हो, तो पूरा काट सकता है, उसका हक है। और एक चीज, अगर ये थोड़ा इधर उधर भी कर देते हो तो पूरा नंबर दे सकता है, क्योंकि इससे गलती नहीं मानी जाती, लेकिन ना लिखना बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो यहां लिखोगे माना एओ प्रकाश, अच्छा एओ प्रकाश की किरण आपतित ए, माना कोई प्रकाश किरण एओ, ठीक है, पृथक्कृत तल पर आपतित होती है, पृथक्कृत तल पर आपतित होती है, ठीक है, तब अपवर्तित प्रकाश किरण, माना अपवर्तित प्रकाश की किरण, माना अपवर्तित प्रकाश की किरण ओ बी है, ओ बी है। अभी तो नाम दिया ही नहीं मैंने, तो यहां लिख दो बी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों ये प्रकाश की किरण आई, ये चली गई। अब एक चीज और हम बनाते हैं, बनाते क्या है, जब तक ये नहीं बनाओगे, अच्छा यहां लिखते हैं माध्यम 2 और यहां विरल होगा, ये आपको पता होना चाहिए विरल। यहां हम बना देते हैं दर्पण, और दर्पण बना दिए, क्यों बना रहे हैं इसको भी बताते हैं। और दर्पण अभी भी नहीं है जब तक इसमें चांदी या पारे की कलई पृष्ठ पे नहीं करोगे। एक चीज और बताइए, अगर मैं यहां दर्पण लगा दूं तो, ध्यान सुनिए, अगर मैं यहां दर्पण लगा दूं तो निश्चित ही ऐसी स्थिति में यह फिर से परावर्तित हो जाएगी। जो पहले लेसन में परावर्तित होगी तो क्या ऐसे ही जाएगी या कुछ दूसरे तरीके से चली जाएगी? अरे अगर यहां दर्पण लगा दोगे ना, बोले हाँ सर अगर यहां दर्पण लगाएंगे तो, मैंने कहा अगर यहां दर्पण लगाओगे ना तो यह उत्क्रमणिकता का सिद्धांत का पालन करने लगेगी। बोले सर उत्क्रमणिकता का सिद्धांत क्या है? उत्क्रमणिकता का सिद्धांत अभी जानते हैं। देखिए, उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लागू हो जाता है। प्रकाश हमेशा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत का, ठीक है, अनुपालन करता है, पालन करता है। बोले ये होता क्या है सर? असल मायने में प्यारे साथियों, प्रकाश जिस मार्ग से आ रही है, अगर दूसरे माध्यम में जिससे जा रही है ना, इस सिद्धांत से अगर उससे भी आपतित होगी तो दूसरे माध्यम में जिस माध्यम में आई थी उसी माध्यम, उसी रास्ते का पालन करती है। दैट मीन्स, अर्थात यूं आई है, भले ही ऐसे गई है, लेकिन फिर से प्रकाश की किरण को इसी मार्ग से भेजोगे तो दोबारा जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से चली जाएगी। इसे कहते हैं उत्क्रमणियता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यह प्रकाश के संदर्भ में लागू ही होता है। ठीक है, यहां पर दर्पण लगा दिए तो इसको नाम देते हैं बी, तो अपवर्तित प्रकाश की किरण ओ बी है। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा साहब? अपवर्तनांक, अच्छा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? 1n2 अगर निकालें। सर 1n2 क्यों ले रहे हो? हमें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए। अब माध्यम दूसरा कुछ भी हो, सर कुछ नाम दो ना कि माध्यम कौन सा लियो। मैंने कहा अगर इसे विरल माने हो तो कुछ नाम दे देते हैं, इसे सघन माने हो तो, लेकिन हमने ऊपर सघन माना है तो मान लेते हैं यह जल है और दूसरा क्या है? वायु है। सर यही सब भी लेते हैं सर, टीचर आप भी वही ले रहे हो, तो क्या दिक्कत है? सबके तरीके से, क्योंकि विद्यार्थियों को जानना आसान हो जाए, जिस कारण से सभी किताबें भी लेती हैं, हम भी ले रहे हैं। ठीक है,
तो यहां क्या हो जाएगा 1n2 बराबर हो जाएगा, किसका पहले लेते हो, आपतन कोण की जा, तो लिखोगे साइन आई अपान साइन आर। ठीक है साहब, तो ये बना लो पहला समीकरण। क्या हुआ, इतना तक किसी को दिक्कत, हाँ इतना तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा यहां पर क्या होगा, समीकरण 1 होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत पर यदि अगर लिखे यहां पर प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत पर, प्रकाश के उत्क्रमणिता, सही है उत्क्रमणिता, उत्क्रमणिता का के सिद्धांत पर, तो सर ये क्या होता है, अरे पीछे अभी तो बताया उत्क्रमणिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अच्छा प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत जिसमें अगर ऐसी आई है तो दूसरे माध्यम में जिस पाथ का अनुभव अनुसरण करते हुए गई है उसी से अगर आपतित कर देते हो तो दूसरे माध्यम में जिस माध्यम से आई थी, सर आई थी गई थी यही बता रहे हो, ये समझो। इससे आई ऐसे गई, अगर इसी से भेजोगे ऐसी चली जाएगी। ठीक है, इसी को कहते हैं उत्क्रमणिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आई बात समझ में कि नहीं आई, ऐसे में तो बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि हम कैमरे के पीछे हैं। ठीक है, और आप अपने घर पे हो, तो प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत में साहब अब देखिए दूसरी क्या हो जाएगी, यदि बीओ से बीओ आपतित प्रकाश की किरण हो, तो आपतित प्रकाश की किरण हो तो क्या हो जाएगा, तब अपवर्तित प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, सर अपवर्तित प्रकाश की किरण तब तो एओ हो जाएगी। बिल्कुल सही, अपवर्तित प्रकाश, अपवर्तित कौन लिख दे क्या, हाँ अपवर्तित प्रकाश की किरण ए हो जाएगी, किसके सिद्धांत पर, उत्क्रमणिता के सिद्धांत पर। अच्छा अगर उत्क्रमणिता के सिद्धांत पर यह लागू होता है तो मैं लिख सकता हूं 2n1, सर 2n1 ये भी होता है क्या, अरे दूसरे का निकालने के लिए क्या करोगे, हमेशा यहां रखते हो और निकाल किसका रहे हो, पहले का और दूसरे के सापेक्ष, तो यहां बन जाएगा सर अगर ये आपतित किरण है ना तो ये आपतन कोण बनेगा। मैंने कहा क्यों, बोले ये सर इससे अब की बार आपतित हो रही है। अच्छा तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया कि ये क्या हो जाएगा आपतन कोण, ये क्या हो जाएगा की बार अपवर्तित अपवर्तन कोण, तो ये हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई। हुआ कि नहीं हुआ, इसे बना लो दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण आया क्या, 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर, इधर हो जाएगा 2n1 बराबर साइन आर अपान साइन आई। ठीक है, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अब आइए इसमें कैसे संबंध, ठीक है इसको मिटाते हैं, बिना मिटाते आगे चल ही नहीं पाएंगे। तो इतना अगर लिख पा रहे हो तो वीडियो को पास करके थोड़ा लिख भी लेना, क्यों, क्योंकि दिमाग के साथ साथ पेन भी चलाना जरूरी है। ठीक है, तो उत्क्रमणिता का सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कोई पूछे उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या है, वैसे पूछने वाले पे आप जवाब दोगे नहीं, परीक्षा में पूछेगा तो कुछ सनाप सनाप इधर उधर लिख देते हो, टेस्ट भी लेते हैं तो पता नहीं क्या क्या लिख देते हो, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है कि कौन ये भी सिद्धांत होता है, आप अपना ही सिद्धांत लिख देते हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, अभी 1n2 की बात कर रहे थे, बोले सर साइन आई अपन साइन आर होगा, ये तो पढ़ा ही चुके हो। मैंने कहा अच्छा प्रथम है, और 2n1 क्या होगा, पूछने पे बता रहे हो साइन आर अपन साइन आर हो जाएगा, साइन आई हो जाएगा। इसे उत्क्रमणिता के सिद्धांत पे आया और ये सही भी होता है, आपने ही बताया। मैंने कहा अच्छा, तो यहाँ प्रथम और दूसरे के लिए बात करोगे तो क्या हो जाएगा, सर इसका अगर गुणा कर दे तो, मैंने कहा अगर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, और इधर हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई। बोले सर अगर गुणा कर देंगे, सर इसमें तो एक चीज दिख रहा है। मैंने कहा क्या, बोले साइन आई और साइन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन आर कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, सर ऐसे में जब 1n2 इंटू 2n1 करेंगे तो हर बार क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, अरे यही तो प्राप्त करना है कि इनमें संबंध क्या है प्रभु। 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या होगा, एक होगा। दैट मीन्स अर्थात जब भी किन्हीं दो माध्यमों का उत्क्रमणिता के सिद्धांत का पालन करते हो रही हो, तब उनमें गुणनफल क्या होगा साहब, अरे गुणनफल एक के बराबर होगा। सर अगर 1n2 बराबर उधर करें तब दूसरे का आप पूर्णांक निकालें, हमने कहा कि अगर 1n2 करोगे तो क्या होगा, इधर एक है इधर गुणा है तो इधर आ जाएगा भाग 2n1 हो जाएगा। सर यही अपवर्तनांक भी संबंध होता है क्या, बिल्कुल यही अपवर्तनांक।
एक का अपवर्तनांक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये तो एक चीज था, क्या चीज था साहब, कि अगर माध्यम दो हो तब था, ये माध्यम दो था। अभी सर और आगे भी है क्या? बिल्कुल है आगे। क्या है साहब? क्या है? जब माध्यम दो से अधिक हो जाए, जब माध्यम दो से अधिक हो जाए तब क्या करोगे, उसके लिए अपवर्तनांक में क्या संबंध आता है, उस पे आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहां मान लेते हैं एक माध्यम ये था, पता नहीं कैमरे में भी आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मान लेते हैं वायु का है माध्यम, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब बनेगा जाना। अब दूसरा माध्यम हम बांट ही देते हैं, पहले दूसरा माध्यम इधर कर दें जल का, इधर कर दें जल का, दूसरा माध्यम जल का कर दें, और इधर कर दें कांच का, इधर कर दें कांच का, तब ऐसी स्थिति बनेगी। ये जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन पहला माध्यम वायु है और दूसरा माध्यम जल है, तो ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों, ये भले ही वायु का माध्यम है और दूसरा जल का माध्यम है, तो ये तो विरल हो गया। क्या हो गया है? विरल हो गया। दूसरा माध्यम कौन सा हो गया? सघन। जाना इसे ऐसे चाहिए था। अब की बार क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं, ये समझाने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये हो गया। अब साहब जाना तो इसे ऐसे चाहिए था, लेकिन देखो जाना ऐसे चाहिए था, इस बार अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इससे कोई मतलब? सर कैसे जान पाते हो? फिर से सुनो, क्योंकि मैंने बताया है ड्रा डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों, ये जाना तो ऐसे चाहिए था। अब देखो, इधर विरल था, इधर विरल था, इधर सघन था, अभिलंब की ओर झुकी, इधर विरल था, इधर सघन था, अभिलंब की ओर झुकी। अब की बार सघन है, अगर इधर वायु मान ले पहला माध्यम ही, तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। अच्छा, तो अभी ये कॉन्सेप्ट लगा रहे थे क्या कि विरल से सघन, फिर सघन, फिर अब की बार सघन लगा दिए, सघन से विरल। बिल्कुल, क्योंकि हमने बताया है कि अभिलंब की ओर झुकेगी तब जब विरल से सघन में आ रही हो। अच्छा साहब, तो देखें यहां क्या हो जाएगा, ये आई होगा तो निश्चित ही अभिलंब से ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और देखो, अगर यह आई है, यह क्या है? आई है, दूसरा क्या हो जाएगा? आर। ये देखो वायु है, ये जल है, और ऐसी स्थिति में ये जब वायु और जल की कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, तब ये दोनों माध्यम आप मान लेते हैं समांतर हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो निश्चित ही यह क्या बराबर होगा? क्या बराबर हो जाएगा साहब? यहां दो समांतर रेखाएं हैं, तब एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा काटने से एकांतर कोण क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? एकांतर कोण बराबर होगा। अब बताइए, यहां आर ले लिया, अच्छा इसे I1 कहते हैं और इसे कहते हैं R1, इसे कहते हैं R1 हो जाएगा। तब इधर मान लेते हैं R2 है। ठीक है, अगर यह R2 है तो फिर से एक समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा को हम जानते हैं कि तिर्यक रेखा काटती है, तो निश्चित ही यह R2 भी एकांतर कोण के रूप से बराबर होगा। फिर देखिए, इधर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, ये समांतर किरण और एक ही, तो ये आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? आई हो जाएंगी। और यहां पर क्या लिए हो? I1 लिए हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पहला 1n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष निकालोगे, तो साइन I अपान साइन R, 1n2 इक्वल टू साइन I अपान साइन R। क्यों? क्योंकि अब देखो, इसे समीकरण 1 बना देते हैं, लेकिन अगर 2n3 निकालते हैं तो क्या होगा? साइन, अच्छा R1 लिए हैं, बिल्कुल, तो यहां R1 और यहां क्या हो जाएगा? R2, साइन R1 अपान साइन R2, ये इसे बना लीजिए 2। अब देखिए 3n1, इसका अपवर्तनांक निकालिए इसके सापेक्ष, क्या हो जाएगा साहब? तो साइन R2 अपान साइन I1, ये क्या हो जाएगा? पहला। देखिए 1n2, 2n1, 2n3 और 3n1 दोनों का सब तीनों का अपवर्तनांक निकाल लिए हैं। अब क्या होगा? इन तीनों का अपवर्तनांक का गुणा कर देते हैं। क्या क्या करते हैं? 1n2
इंटू 3n1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन i1 अपान साइन r1 इंटू साइन r1 अपान साइन r2 इंटू साइन r2 अपान साइन i1। साइन i1 साइन i1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन r1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन r2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार क्या देखने को मिल रहा है, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर हो जाएगा 1। ऐसी स्थिति में प्यारे साथियों क्या संबंध निकल के आया कि तीनों का अपूर्णांक अगर निकालेंगे, हर एक माध्यम का अपूर्णांक निकाल के हम मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा करें, तो निश्चित ही उसका मान क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो यहां लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं तो बताते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, 1n2 2n3 3n1 बराबर क्या होगा, गुणा करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहां देखिए 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1 था, तो 2n3 बराबर क्या हो जाएगा, उधर ले जाओ सबको, क्या हो जाएगा 1 बटे 1n2 इंटू 2n सॉरी यहां होगा 3n1, ठीक है। तो ये अपूर्णांकों के बीच संबंध होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह लेक्चर 3 आज समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।